नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार। स्वागत है आप सबों का AFCGS क्लासेस में। आज से हम लोग भारतीय भूगोल की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज भारत की अवस्थिति और विस्तार को देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो है भारतीय भूगोल का एक प्रमुख अध्याय है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर भारत का अवस्थिति और विस्तार की बात करें, मीन्स भारत कहाँ स्थित है। अवस्थिति मीन्स कहाँ पर स्थित है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उसी प्रकार अगर भारत का विस्तार को बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, यानी कि भारत कितने अक्षांशों तक विस्तार है, भारत का कितने अक्षांशों तक विस्तार है तथा भारत का कितने देशांतर तक विस्तार है। तो सर्वप्रथम हम लोग अक्षांश और देशांतर को देखने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो दोस्तों, ये हम लोग का ग्लोब है, ये हम लोग का पृथ्वी है। और पृथ्वी, इस पूरे पृथ्वी को पृथ्वी के बीचों बीच जो है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हुए एक काल्पनिक रेखा एज्यूम किया गया, माना गया, जिसे बोला जाता है विषुवत रेखा। तो दोस्तों, ये है पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींची जाती है, जिसे बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। दोस्तों, इसी विषुवत रेखा के समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उसको बोला जाता है अक्षांश। तो दोस्तों, विषुवत रेखा के समानांतर मीन्स उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में इसके समानांतर जितनी रेखाएं खींची जाती है उसे ही बोला जाता है अक्षांश। दोस्तों, ये जो रेखाएं खींची जाती है ये 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती है। और दोस्तों, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरे उत्तर में कुल मिलाकर 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। और यह 0 डिग्री जो है विषुवत रेखा से लेकर के दक्षिण में देखें तो यहाँ तक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो इसी क्रम में जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखाएं हैं उसको बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। तथा दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री, दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको बोला जाता है मकर रेखा। दोस्तों, इसी प्रकार और आगे चले तो यह जो है इसे ये वाला जो पॉइंट है यह है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। और ये जो है ये है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसे बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा का उत्तर वाला जो पार्ट है, पृथ्वी का उत्तर वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। उसी प्रकार विषुवत रेखा को जो दक्षिण वाला पार्ट है, पृथ्वी का जो विषुवत रेखा का जो दक्षिण का पार्ट है, इसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर भारत की स्थिति को देखें तो यह जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये जो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। इस प्रकार अगर भारत को देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो, लेकिन दोस्तों अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं देशांतर क्या होता है। ठीक है, देशांतर क्या होता है। तो दोस्तों, देशांतर और कुछ नहीं, देशांतर जो है उत्तरी ध्रुव, ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसे जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे ही बोला जाता है देशांतर। उसे ही बोला जाता है देशांतर। तो दोस्तों, यह देखते हैं कि ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, नाइन्टी डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव, और यह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश जो है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है, इसे जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है,
इसे जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है इसको ही बोला जाता है देशांतर, इसका ही बोला जाता है देशांतर। तो दोस्तों ये जो देशांतर की संख्या है ये कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है। जिस प्रकार से अगर पृथ्वी को देखें चारों ओर से वह 360 डिग्री है, पृथ्वी जो है 360 डिग्री पर घूमती है, तो उसी प्रकार से 360 डिग्री है, उसी प्रकार से ये जो देशांतर है एक एक डिग्री के अंतराल में 360 रेखाएं खींची गई है। तो दोस्तों और ये जो है 0 डिग्री देशांतर, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो ये 0 डिग्री देशांतर के पूरब में, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में जो 180 देशांतर की रेखाएं हैं उसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है पूर्वी गोलार्ध। और जो 180 का जो पीछे वाला जो 180 का जो देशांतर है और वहाँ से लेकर जो 360 डिग्री जो कोलैप्स करता है 0 डिग्री देशांतर से, ये वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। अगर मतलब ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भारत की स्थिति को, भारत की अवस्थिति को देखें तो भारत जो है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का स्थिति इधर है, भारत की स्थिति इधर है। तो दोस्तों अब हम लोग, ये हो गया हम लोग का भारत का अवस्थिति, यानी कि कंप्लीट रूप से हम लोग कह सकते हैं कि भारत जो है पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, कि भारत कितने अक्षांशों तक विस्तार है, भारत का कितने देशांतर तक विस्तार है। तो दोस्तों अगर हम लोग यह देखें तो जो भारत हम लोग अभी देखें कि भारत का अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। अगर अक्षांशीय विस्तार को देखें तो भारत का जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो ये अंतिम जो कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो है इसका अगर अक्षांशीय विस्तार को देखें, इसका जो अक्षांश है 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर यहाँ से अगर अंतिम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पार्ट है इसका है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार को देखें दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो भारत जो स्थित है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार को देखें 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। तो अगर देशांतरीय विस्तार को देखें तो ये जो भारत का जो पश्चिम का पार्ट है, गुजरात वाला पार्ट, इसका देशांतरीय यह जो देशांतर 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर यह जो पूरा वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये जो है 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार देखें तो 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। दोस्तों हम लोग पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं, पूर्वी देशांतर इसीलिए लिख रहे हैं कि अभी हम लोग देखें कि जो भारत का जो अवस्थिति है कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसी के आधार पर जो पूरब का जो है 0 डिग्री के बाद का 180 डिग्री का क्षेत्रफल जो है, 180 डिग्री का देशांतर का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोल रहे थे पूर्वी गोलार्ध, और भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं पूर्वी देशांतर। और इसी क्रम में 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। दोस्तों ये जो पार्ट है अगर इनका विस्तार को देखें, इनके बीच का अंतर होता है लगभग 30 डिग्री देशांतर, यानी कि भारत जो है लगभग 30 डिग्री देशांतर तक विस्तार है, भारत का विस्तार लगभग 30 डिग्री देशांतर तक है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, और एक चक्कर लगाने में वह 24 घंटे का समय लेती है। यानी कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो पृथ्वी जो 360 देशांतर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 आवर का समय लेती है। अगर इसको मिनट में देखें तो 360 डिग्री 24 इंटू 60 यहाँ हो जाता है 1440 मिनट। दोस्तों अगर इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 1 डिग्री की निकालें, यानी कि पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है, तो 1 डिग्री देशांतर को निकालते हैं तो ये हो जाता है 2440/360 मिनट, यानी कि यहाँ पर देखें तो ये निकलेगा हमारा 4 मिनट, यानी कि
पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। तो दोस्तों ये जो है पृथ्वी, अगर देखें भारत का ये देशांतरीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, तो ये जो 30 डिग्री देशांतर को घूमने में कितना समय लेगा, यानी 30 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट के हिसाब से 120 मिनट लगेगा, यानी कि 2 घंटे लगेगा। दोस्तों इसका अर्थ हुआ कि ये वाला जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगता है, इसके 2 घंटे के बाद ये वाला हमारा गुजरात के पार्ट में सूर्योदय होगा। उसी प्रकार अगर यहाँ सूर्यास्त होता है, इसके 2 घंटे के बाद यहाँ पर सूर्यास्त होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मानक समय आमयोत्तर कि मानक समय आमयोत्तर क्या होता है। तो दोस्तों प्रत्येक देश है जो है कई देशांतर रेखाओं से गुजरता है, उनमें देशांतर रेखाओं का विस्तार कई देशांतर रेखाओं तक होता है। जिस प्रकार से भारत में 30 देशांतर रेखाएं है, उसी प्रकार से इनके समय, किसी भी देश के समय को निकालने के लिए किसी एक देशांतर रेखा को मानक माना जाता है। इसी प्रकार भारत में 30 डिग्री देशांतर रेखाओं तक का विस्तार 68.60 डिग्री से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। तो यहाँ पर इनके बीच का जो पार्ट आता है वो आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो आता है हमारा इधर का पार्ट, यहाँ से ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसे ही बोला जाता है भारत का मानक समय आमयोत्तर। दोस्तों ये जो लाइन है ये लगभग भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले यहाँ पर गुजरता है, ये हो जाता है उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा। ये जो 5 राज्य है, वो 5 राज्यों से होकर हमारा मानक समय आमयोत्तर गुजरता है। तो दोस्तों अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि इंग्लैंड के समय से और भारत के समय से। तो दोस्तों जो इंग्लैंड जो है, अगर इंग्लैंड में अगर उसका देशांतर देखें तो 0 डिग्री देशांतर जो है उसका मानक समय आमयोत्तर माना जाता है इंग्लैंड का, 0 डिग्री। अगर हम लोग भारत को देखें 82.5 डिग्री, अगर इनके बीच यहाँ तक पृथ्वी एक चक्कर लगाने में देखें तो 82.5 डिग्री को 4 से गुना करें तो ये आ जाएगा हमारा 5 आवर 30 मिनट। इसका अर्थ हुआ कि जो भारत जो है 5 आवर 30 मिनट आगे चल रहा है, किससे, इंग्लैंड से। यानी कि जब इंग्लैंड में 12 बज रहा होगा उस समय भारत में 5:30 यानी 5:30 बज रहा हो मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा भारत और इंग्लैंड के समय की तुलना। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा जो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है ये यहाँ से गुजरता है। ये जो 23.5 डिग्री का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा। दोस्तों ये जो कर्क रेखा है, सबसे पहले ये यहाँ गुजरात है, गुजरात के बाद हल्का से यहाँ राजस्थान से टच करता है, उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आ जाता है झारखंड के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है त्रिपुरा के बाद आ जाता है मिजोरम। ये कुल 8 राज्य है जिससे हमारा कर्क रेखा होकर गुजरता है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वह किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। दोस्तों अब जो है कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि जो कर्क रेखा है कौन से राज्य के राजधानी से होकर गुजरता है। तो झारखंड राज्य का जो राजधानी रांची है, तो रांची से ही होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर दोस्तों कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किन राज्यों के राजधानी के नज़दीक से गुजरती है, तो ये जो है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का कर्क रेखा। अब हम लोग बात करते हैं स्थलीय भूभाग और तटीय भूभाग की। भारत का स्थलीय भूभाग कितना है, स्थलीय सीमा कितना है और तटीय सीमा कितना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्थलीय सीमा होता क्या है। तो दोस्तों स्थलीय सीमा जो भारत जो स्थल
अपने पड़ोसी देशों से स्थल से जो जुड़ा हुआ है उस सीमा को बोला जाता है स्थलीय सीमा। जैसे भारत अपने पड़ोसी देश इधर पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, यहाँ चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो ये जो स्थल है उसको बोलेंगे स्थलीय सीमा। और इसी के साथ ही हम लोग देखेंगे तटीय सीमा, यानी कि जो भारत है अपने समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, तो समुद्र से जो जुड़ा हुआ ये जो सीमा बना रही है यही हमारा तटीय सीमा। तो दोस्तों ये जो स्थलीय सीमा, भारत का जो स्थलीय सीमा है, ये जो पार्ट है इसकी टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगर ये भारत का जो तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा यानी कि मुख्य भूभाग, ये भारत का मुख्य भूभाग है, तो मुख्य भूभाग के तटीय सीमा, मुख्य भूभाग के तटीय सीमा की बात करें तो ये 6100 किलोमीटर। दोस्तों लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो तट जो है ये हम लोग अभी देखें मुख्य भूभाग का तटीय सीमा, लेकिन दोस्तों भारत का जो विस्तार है कुछ जैसे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, तो कुछ द्वीपों तक भी भारत का विस्तार है। तो इन द्वीपों का भी अपना एक तट होता है। यदि उनको इनके साथ में ऐड करें तो अगर देखें तो कुल तटीय सीमा की बात करें, कुल तटीय सीमा की बात करें तो ये हो जाता है 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो इस प्रकार यदि हम स्थलीय सीमा और तटीय सीमा टोटल को जोड़ कर देखें, यानी कि भारत का कुल कितना है सीमा, मतलब सीमा लंबाई कितना है, भारत की सीमा कितनी लंबाई है, तो कुल हो जाएगा 15,200 किलोमीटर प्लस 7,516 किलोमीटर, यानी कि यहाँ हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। तो ये हो गया दोस्तों भारत का कुल सीमा की लंबाई। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि भारत का ये तटीय सीमा, मुख्य भूभाग का जो तटीय सीमा है, इससे लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, इससे लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा तटीय सीमा है, तटीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है। ये जो पूरब का जो तट है, पूरब का जो तट है इसको बोला जाता है पूर्वी तट, और ये हमारा जो पश्चिम का तट है इसको बोला जाता है पश्चिमी तट। तो दोस्तों ये जो पूरब का तट है यहाँ पर 3 राज्य है। ये हो जाता है यहाँ पर हमारा सबसे पहले पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल के बाद ये आ जाता है हमारा उड़ीसा के बाद आ जाता है हमारा ये आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया पूर्वी तट पर स्थित राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार अगर पश्चिमी तट को देखें, पश्चिमी तट में सबसे पहले आ जाता है हमारा गुजरात का आ जाता है, फिर महाराष्ट्र के बाद एक छोटा सा है गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल और फिर तमिलनाडु। तो ये रहा पश्चिमी तट से पर स्थित राज्य और पूर्वी तट पर स्थित राज्य। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये जो तटीय लंबाई, कौन से राज्य में सबसे अधिक तटीय लंबाई है, तट की लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे अधिक तट की लंबाई है गुजरात में। अगर उसकी दूसरी बात करें तो दूसरी सर्वाधिक लंबाई वाला तटीय राज्य हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अगर इसके बाद थर्ड नंबर पर देखें तो थर्ड नंबर पर हो जाएगा हमारा ये वाला तमिलनाडु। अगर सबसे कम तटीय सीमा वाले राज्य को देखें तो हमारा हो जाएगा गोवा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा है स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा से सटे हुए देश हम लोग देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा से सटा हुआ कौन कौन सा देश है। तो स्थलीय सीमा से सबसे पहले सटा हुआ देश यहाँ हो जाता है पाकिस्तान। उसके बाद आ जाता है एक छोटा सा जो स्थलीय सीमा सटा हुआ देश है, ये है अफगानिस्तान। दोस्तों ये अफगानिस्तान जो ये वाला क्षेत्र में सटा हुआ है, ये जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो भारत का ही पार्ट है लेकिन अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसी से सटा हुआ है ये अफगानिस्तान। दोस्तों इसके बाद आ जाता है एक इधर चीन है, इसके बाद ये नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इतने देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। दोस्तों हमारे यहाँ आता है श्रीलंका स्थलीय सीमा से लगा हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये बीच में खाड़ी आ जाता है, इसलिए भारत से के स्थल से वह जुड़ा हुआ नहीं है। ये श्रीलंका को छोड़कर ये जो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी देश हैं जो भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो 3 राज्य हैं,
भारत का 3 राज्य है, वो 3 देशों से सीमा बनाता है। भारत का 3 राज्य 3 देशों से सीमा बनाता है। एक हो जाता है ये जम्मू कश्मीर, ये हो जाता है जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर है तीन देशों से, जम्मू कश्मीर 3 देशों से सीमा बनाता है। पहला ये पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, उसके बाद अफगानिस्तान से सीमा बना रहा है, और उसके साथ ही यहाँ चीन से सीमा बना रहा है। तो ये जो है अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य तो नहीं है, परंतु ये जम्मू कश्मीर जो है 3 देशों से सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इसी प्रकार देखें तो हम लोग यहाँ है ये सिक्किम, ये जो सिक्किम दिख रहा है, ये सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। एक बगल में ये आ जाता है नेपाल, ये आ जाता है भूटान, और इधर है चीन। यानी कि 3 देशों से सीमा बनाने वाला जो दूसरा राज्य है ये हो जाता है सिक्किम। अगर तीसरा राज्य को देखें तो तीसरा राज्य हो जाता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल आगे बढ़ते हुए यहाँ से टच किया हुआ, और यहाँ ये नेपाल से भी टच किया हुआ और भूटान से भी टच किया हुआ, और इसके साथ ही बांग्लादेश। यानी कि ये भी जो हमारा जो है पश्चिम बंगाल, ये भी 3 राज्यों से सीमा बनाती है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया कि राज्य जो अलग अलग देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। हम लोग देखे थे भारत का जो दक्षिणतम बिंदु ये वाला कन्याकुमारी है। दोस्तों ये भारत के मुख्य भूभाग का ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन कंप्लीट भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो अंडमान निकोबार के जो एक नीचे है इंदिरा पॉइंट है, यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के नीचे है एक पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नामक स्थान है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, जिसका अक्षांश को देखें तो 4.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश शायद उसका है दोस्तों। लेकिन जो अब इंदिरा पॉइंट है वो अब जलमग्न हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि सीमा रेखाएं भारत और पड़ोसी देशों के साथ कौन सा सीमा रेखा लगा हुआ है। दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करने वाली सीमा रेखा है इसको बोला जाता है डूरंड सीमा रेखा, इसी क्रम में अगर पाकिस्तान और भारत को जो अलग करने वाली जो सीमा रेखा है इसको बोला जाता है रेड क्लिफ सीमा रेखा। इसके साथ ही अगर ये वाला हमारा है सिक्किम में ये है चीन, सिक्किम और चीन को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है इसको बोला जाता है मैकमोहन सीमा रेखा। दोस्तों यहाँ याद रखने वाली चीज़, अक्सर आज तक भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या है, तो बहुत सारे लिखते हैं कि ये जो है मैकमोहन सीमा रेखा है, परंतु ये मैकमोहन सीमा रेखा है ये है सिक्किम और चीन, सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा को ही बोला जाता है मैकमोहन सीमा रेखा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है। क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य यहाँ छोटा सा गोवा। लेकिन अगर देखें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और इसके साथ ही अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य देखें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। दोस्तों अगर हम देखें कि हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ये वाला पार्ट उत्तर प्रदेश, ये लगभग एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली, और इसके साथ 8 राज्य जिसके साथ ये सीमा बनाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।